उड़ीसा हाई कोर्ट 48। राजस्थान 49। ठीक है। केरल हाई कोर्ट 56। केरल हाई कोर्ट 56। दिल्ली 66। पंजाब व हरियाणा 66। हिमाचल प्रदेश 71। सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, तीन था ना नॉर्थ ईस्ट का, तीन जो 2013 में स्थापित हुआ था, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है। अंतिम हाईकोर्ट जो स्थापित हुआ इस वर्ष 2019, तेलंगाना हाईकोर्ट 2019 या 2014, 2019, तेलंगाना राज्य 2014। ठीक है, ठीक है जी। गुजरात की राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़ का? ठीक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है? 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में, या नहीं तो किसी न्यायिक पद पर 10 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चाहे जिला न्यायाधीश हो जाए या कुछ हो जाए, न्यायिक पद पे होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष तक। नियुक्ति कौन करता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का? राष्ट्रपति, अपने मन से या किसी परामर्श से? परामर्श से। ठीक है। सीजीआई और संबंधित राज्य का राज्यपाल, और अगर अन्य न्यायाधीश है तो फलाने, यानी जो भी हाईकोर्ट में नियुक्त होंगे वहां के चीफ जस्टिस। ठीक है। शपथ किस अनुच्छेद में है हाईकोर्ट के जजों का शपथ? 219। कौन दिलाता है? राज्यपाल। नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है राज्यपाल। ठीक है। इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? हाँ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से। ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद क्या हाईकोर्ट जज कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं? कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? हाँ, जहां उन्होंने सर्विस दिया है उसको छोड़कर किसी भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? ठीक है। त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति। ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श से? सीजीआई। अरे मुख्य रूप से सीजीआई जो हम लोग लिखते हैं ना, पढ़ते हैं सीजीआई, लेकिन ये सब जो अनुशंसा है वो करता है कोलिजियम। कौन करता है? कोलिजियम। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000, 2,50,000, और अन्य का 2,25,000। ठीक है। इनको वेतन किससे मिलता है? राज्य के संचित निधि के द्वारा। अच्छा, यहाँ कल एक पॉइंट छूट गया था, इससे एक और सवाल आता है, और ये दोनों सवाल अच्छे से याद रखना, नहीं तो गलती होगा। हम क्या बोले हैं कि कोर्ट सिस्टम जो है वो राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है? केंद्र सरकार का। पर राज्य में नियुक्त हुए हैं इसीलिए सैलरी देता है। पर एक सवाल अगर यहाँ पूछ लेगा कि बताओ पेंशन कौन देता है, तो पेंशन मिलता है केंद्रीय संचित निधि से। ठीक है, इसको याद रखना। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को सैलरी मिलता है राज्य के संचित निधि से, और पेंशन है केंद्र के संचित निधि से। समझ में आया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझोगे नहीं, क्योंकि अब रिटायरमेंट हो गया, तो किसी हाई कोर्ट में काम कर नहीं रहे हैं, तो कौन सा राज्य देगा? ये सोच के देखोगे तो याद अच्छे से हो जाएगा। कौन सा राज्य उनको सैलरी मतलब पेंशन देगा? कोई भी नहीं देगा। भैया मेरे यहाँ काम ही नहीं कर रहे हैं, आप आदमी थे केंद्र के, मेरे यहाँ काम कर रहे थे तो हम आपको सैलरी दे रहे थे, अब तो आप मेरे आदमी है ही नहीं, तो किसकी जिम्मेदारी है? वो केंद्र की जिम्मेदारी। इसलिए अगर पूछा जाए हाईकोर्ट के जजों को पेंशन मिलता है क्या, तो आंसर है हाँ मिलता है, ऑब्वियसली मिलता है। कौन देता है? केंद्र का संचित निधि से मिलता है इनको। और सैलरी जब तक उनको मिलेगा, जिस भी राज्य में रहेंगे, जिस भी हाईकोर्ट में रहेंगे, वहां के राज्य के संचित निधि से। ठीक है, चलो इतना दूर तक हम लोग कल पढ़े हुए। क्षेत्राधिकार भी कल कर लिए थे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। कल क्षेत्राधिकारी किए थे ना लास्ट, और कुछ किए थे? हाँ हाँ, वो तो आज फिर देखेंगे ही। ठीक, चलो।
अब जो बचे कुछ चीजें हैं थोड़े बहुत हाईकोर्ट से संबंधित वो सब करके खत्म करेंगे। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, राज्य सरकार क्यों देगी, केंद्र सरकार देगी। राज्य सरकार का थोड़ी ना एम्प्लॉय है, केंद्र सरकार से, सबको केंद्र सरकार से मिलेगा। ठीक है। हाईकोर्ट से संबंधित अन्य तथ्य में सबसे पहले है वर्तमान में सभी हाईकोर्ट्स में कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या क्या है। हम कल क्या चर्चा किए थे कि किस हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे, ये निर्णय अभी तुरंत बता दी, ये निर्णय कौन लेते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, पर किस हाईकोर्ट में कितना होगा ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, जरूरत के हिसाब से इसमें न्यायाधीशों की संख्या बदलती रहती है। इसलिए कभी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि हाईकोर्ट फलाने हाईकोर्ट मतलब किसी पर्टिकुलर का तो पूछा सकता है ऐसे स्पेसिफिकली कि 25 हाईकोर्ट है, बताओ इसमें से अनुमानित संख्या प्रत्येक हाईकोर्ट में कितना होगा, ये सवाल कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि हाईकोर्टों की जजों की संख्या निर्धारित नहीं है। लेकिन कुल रूप से अभी वर्तमान में जो है ये हम लोगों को याद रखना है कि कुल अभी कितना अनुमानित संख्या है यानी स्वीकृत संख्या है। और उसमें से दो तरह के जज होते हैं सामान्यतः, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। ये जो अस्थायी जज है इन्हीं को एडिशनल जज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिशनल जज। तो अगर अस्थायी से काम नहीं चल पा रहा है तो हम लोग एडिशनल जज भी नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग सारा प्रक्रिया देखेंगे कि एडिशनल जज कौन होता है, क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, चलो अभी फिलहाल है कि टोटल अनुमानित संख्या मतलब स्वीकृत संख्या जो है, टोटल सभी हाईकोर्ट मिलाकर स्वीकृत संख्या जो है वो है 1122। कितना है? 1122। इस समय के साथ बदलते रहता है, तो निर्णय कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। तो इसके समय के साथ ये बदलता रहेगा। तो सभी हाईकोर्ट्स को मिलाकर कुल जजों का जो अनुमानित संख्या है वो कितना है? 1122। पुराना किताब पढ़ता होगा तो हो सकता है वहां डाटा पुराना मिलेगा, अभी फिलहाल यही चल रहा है, यही याद रखना है। ठीक है, तो कितना संख्या है टोटल? 1122। इसमें से 846 ऐसे पद हैं जो अस्थायी है। कितना है? 846। तो टोटल सभी हाईकोर्ट्स मिलाकर कुल हाईकोर्ट जजों की संख्या कितनी है अभी फिलहाल? 1122। कितना है? 1122। इसमें से अस्थायी जज कितने हैं? 846। ये दोनों डाटा याद रखना, ध्यान दोगे एग्जाम में पूछा क्या है। अगर पूछ लिया कि कुल स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है, कितनी है? 1122। लेकिन इसमें से अस्थायी जज कितने हैं? 846। तो बाकी क्या है? अस्थायी। और अस्थायी क्या होते हैं? एडिशनल जज। ठीक है, जिसको सामान्यतः 2 वर्ष के लिए अधिकतम अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो वही है ये सब अस्थायी, ये बदलते रहेंगे। ठीक है, चलो अगला है सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला हाईकोर्ट। अभी तुरंत हम लोग चेक कर रहे थे कि हाईकोर्टों में कितना जज होगा, ये निर्णय लेते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, अब ये निर्णय तो वो ले लिए लेकिन एक फिक्स नंबर तो होगा। तो अभी जहां का पॉपुलेशन सबसे अधिक होगा उसी क्षेत्र में सबसे अधिक काम होगा, ऑब्वियस है ना। जहाँ पे पॉपुलेशन अधिक है ऑब्वियस है वहां के केस वगैरह ज्यादा होंगे। 10 आदमी मिलकर केस करेगा और 1000 आदमी केस करेगा, दोनों में अधिक संख्या केस का कहाँ हो सकता है? 1000 वाले में। तो उस राज्य का हाईकोर्ट सबसे ज्यादा बिजी हाईकोर्ट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है। और किस राज्य की पॉपुलेशन सबसे अधिक है? यूपी का। तो यूपी का हाईकोर्ट क्या है? इलाहाबाद। इसलिए भारत में सबसे अधिक केस कहाँ है? इलाहाबाद में। तो सबसे अधिक जजों की जरूरत भी कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है, याद रखोगे भारत में सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला जो हाईकोर्ट है वह है इलाहाबाद। कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। यहाँ जज जो है शायद 160 है टोटल जज जो है, एक बार देख लेना। ठीक है, 160। ठीक है, कुल जजों की संख्या यहाँ कितने हैं? 160। और ये भारत में सबसे अधिक। क्या हुआ? क्या बोला जी? ठीक, ऐसे कैसे तुम 20 क्लास में बात कर लेता है? ठीक है, तो हाईकोर्ट में सॉरी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो जजों की संख्या है वो लगभग कितनी है? 160। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना, 160 ही है जहां तक हमको याद है। ठीक है, और ये भारत में सबसे अधिक जजों वाला हाईकोर्ट है। ठीक है, उसी तरह से तुमसे पूछा जाएगा न्यूनतम न्यायाधीशों वाला हाईकोर्ट कौन सा है? ये है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम हाईकोर्ट। यहाँ मात्र 3 जज हैं। कितने जज हैं? 3 जज। ठीक है, तो याद रखोगे सबसे छोटा क्षेत्राधिकार भी किसका है? सिक्किम का, क्योंकि वहां के जो जुरिडिक्शन है उसमें काफी कम लोग आते हैं, इसीलिए सबसे छोटा क्षेत्राधिकार भी किसका हो जाएगा? सिक्किम का। और सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार किसका है? गुवाहाटी का। ठीक है, यूपी में तो पॉपुलेशन अधिक है लेकिन हाईकोर्ट तो एक ही राज्य आता है ना। सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार यानी अधिक राज्यों की संख्या किसमें है? गुवाहाटी में। तो अगर तुमसे पूछा जाए सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट कौन सा है? कौन सा है? गुवाहाटी। सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार वाला गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। और सबसे छोटा क्षेत्राधिकार वाला सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। ठीक
ठीक है, याद रखोगे। अब ये चारों डाटा अच्छे से याद रखना। सबसे अधिक जजों वाला हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, सबसे अधिक जजों वाला हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट, सबसे अधिक बिजी हाईकोर्ट भी कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है। यहाँ जजों की अनुमानित संख्या जो है वो लगभग 160 है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत अगर बढ़ गया होगा तो 160 प्लस ही होगा, इससे कम नहीं होगा। सबसे कम जज वाला जो कोर्ट है वो कौन सा है? सिक्किम। यहाँ मात्र कितने जज हैं? 3 जज हैं, ठीक है। इसमें इसके पास काम बहुत कम होता है। सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट कौन सा है? गुवाहाटी हाईकोर्ट, ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट, जिसके पास कितने राज्य हैं? टोटल 4 राज्य हैं। और पहले इसके पास कितने होते थे? पहले इसके पास 7 राज्य हुआ करते थे, ठीक है। सबसे छोटा क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट सिक्किम हाईकोर्ट, ठीक है। चलो, हाईकोर्ट जिसके सर्वाधिक खंडपीठ है। अब ये खंडपीठ क्या होता है? एक तो इसका हो गया मुख्य खंडपीठ, जहां पे वो मेन रूप से है। अगर काम ज्यादा है तो वो अलग अलग अपना ब्रांच एक तरह से बोलो बना के रखता है, इसी को कहते हैं खंडपीठ। क्या कहते हैं? खंडपीठ, ठीक है। तो जिस हाईकोर्ट का सबसे अधिक क्षेत्राधिकार में फैला हुआ चीज है उसी का खंडपीठ सबसे अधिक होगा। ऑब्वियस है ना कि मेरा यहाँ भी ये राज्य भी मेरे अंदर आता है, वो राज्य भी मेरे अंदर आता है, वो भी आता है, कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे? हर एक राज्य में एक एक खंडपीठ स्थापित कर देंगे। गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास कितना राज्य? 4 राज्य। तो एक तो हो गया असम में मुख्य खंडपीठ हो गया ना, इसका मुख्य हो गया असम में। तो बाकी जो 3 राज्य है वहां ये क्या स्थापित करके रखा है? खंडपीठ। क्या स्थापित किया है? खंडपीठ। मुख्य जगह कहाँ हो गया? असम के गुवाहाटी में, ठीक है। और जो 3 राज्य है, कौन कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन तीनों राज्यों में क्या स्थापित किया है? खंडपीठ। तो सबसे अधिक खंडपीठ वाला हाईकोर्ट कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी। कितने खंडपीठ है इसके? 3, ठीक है, 3 खंडपीठ है। अब इस तीनों का राजधानी बताओ। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर। तो एक खंडपीठ क्या हो जाएगा? ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, तो एक खंडपीठ कहाँ हो जाएगा? कोहिमा में। और मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है, आइजोल, ठीक है। तो एक खंडपीठ कहाँ हो जाएगा? आइजोल में। तो कितने खंडपीठ है गुवाहाटी हाईकोर्ट के? 3 हाईकोर्ट। कौन कौन सा है? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, रटना पड़ेगा क्या? राज्य रट के रखोगे हाईकोर्ट का खंडपीठ अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सभी की राजधानी में स्थापित किया है, ठीक है। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर 4 राज्य हैं। एक तो हो गया खुद असम, असम में इसका मुख्य जो अपना बिल्डिंग है वो तो है ही है, जो कि है गुवाहाटी में, ठीक है। बाकी 3 खंडपीठ स्थापित करके रखा है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा और मिजोरम का आइजोल। किसी को दिक्कत? बोलो नहीं। हाईकोर्ट जज के आयु संबंधी विवाद में फैसला कौन देता है? अब ये अच्छा सा जितना सवाल है ना, ये समझ लो कि एक मतलब जितना पॉइंट है सब एक एक सवाल है। और यही सारे सवाल में कंफ्यूज भी हो गए। सब कुछ पढ़ने के बाद देखोगे तो हाईकोर्ट लगभग पढ़ चुके हो, पर ये सारा सवाल कहीं नहीं आया है तुम्हारा, ठीक है। यही तो होता है कि पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद भी जब सवाल आता है तो माथा हिलने लगता है कि क्या इसका जवाब होगा। सामान्य रूप से अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसमें क्या आंसर करोगे? सीजीआई कोई करेगा। अब देखो खुद ये कोर्ट का मामला है, ऐसे तो सोच भी सकता था कोर्ट में जाएगा। ये खुद कहाँ का मामला है? कोर्ट का मामला है। तो कोर्ट के मामले का निर्णय कौन लेगा? अब ये बताओ, ठीक है। तो ये लेंगे राष्ट्रपति। कौन लेंगे? राष्ट्रपति। तो हाईकोर्ट के जज के आयु संबंधी अगर विवाद हुआ है तो इसमें फैसला कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति फैसला करेंगे सीजीआई के सलाह पर, ठीक है, सलाह पर। राष्ट्रपति अपने से तो कुछ करते हैं नहीं, जानते हो, ठीक है। इसीलिए अगर अधिकार है भी तो कोई ना कोई सलाह देगा, ठीक है। तो हाईकोर्ट जज के आयु संबंधी विवाद में फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह से? सीजीआई के सलाह से। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या हाईकोर्ट जज का वेतन कभी कम किया जा सकता है? अब सवाल अगर ये पूछा जाए क्या कभी इनका वेतन कम किया जा सकता है, तो आंसर है हाँ, ठीक है। क्या वेतन कम किया जा सकता है? आंसर है हाँ। वेतन एक स्पेशल केस में कम किया जा सकता है, जिसके दौरान राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का भी वेतन कम किया जा सकता है। सामान्य स्थिति में नहीं वेतन कम किया सकता है, लेकिन स्पेशल केस एक ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति सहित सभी उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सभी के न्यायाधीशों का वेतन भी कम किया सकता है। वो कौन सा स्थिति हो सकता है? वित्तीय आपातकाल का। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। तो याद रखोगे वित्तीय आपातकाल के दौरान न्यायाधीश और राष्ट्रपति इन सभी का जो सैलरी है वो क्या किया जा सकता है? कम। देखिए सबसे पहले किसका कम किया जाएगा? जितने कर्मचारी है, ठीक है, जितना डिपार्टमेंट है सब में कमी हो जाएगा। फिर भी लगा कि और कम करने चाहिए, तब जाएगा हाईकोर्ट,
उसके बाद और कम करना हो तब जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों का, उसके बाद और कम करना होगा तब राष्ट्रपति। यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान देश के समस्त डिपार्टमेंट जो है सभी के सैलरी को कम किया जा सकता है। बाकी इनके कार्य अवधि के दौरान इन सबका सैलरी कम नहीं होता है। ठीक है, याद रखोगे। क्या हाईकोर्ट जजों का सैलरी कभी कम किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ। किस दौरान किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान। ठीक है, आपातकाल नहीं, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, खाली आपातकाल नहीं। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपात के दौरान। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, क्या इनके साथ और भी किसी का सैलरी कम किया जा सकता है? आंसर है हाँ। इसमें वो दोनों भी पद आ जाते हैं जिनका सैलरी कभी कम नहीं होता है। वो दोनों पद कौन कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राष्ट्रपति। इनका सैलरी कम नहीं होता है सामान्यतः, लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान हो सकता है। अभी तक कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं है। क्या अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लगा है? नहीं। किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है? 360 के तहत। लेकिन भारत में भी अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ठीक है, भारत के प्रमुख न्यायाधीशों का नाम याद रखोगे। पहला हाईकोर्ट कौन सा है हमारा? कलकत्ता हाईकोर्ट। तो कल भी इसका चर्चा किए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीकॉक। ठीक है, पूरा नाम क्या था? हाँ, बर्न्स। ठीक है, बर्न्स पीकॉक। ठीक है, पीकॉक। ठीक है, बर्न्स पीकॉक। क्या नाम था इनका? बर्न्स पीकॉक। ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछ रहे हैं, शंभुनाथ। क्या नाम था? ठीक है, शंभुनाथ। शंभुनाथ पंडित। क्या नाम था? शंभुनाथ पंडित। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश शंभुनाथ पंडित। और प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ, पीवी चक्रवर्ती। क्या नाम था इनका? पूरा नाम क्या था बताए थे क्या? पीवी चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती। क्या नाम है इनका? पीवी चक्रवर्ती। पीवी चक्रवर्ती। कुछ था ना क्या नाम था जी? कोई भूषण करके था, फनेश्वर। हाँ, ऐसे फनेश्वर नहीं, फेनी भूषण ऐसे करके कुछ नाम था इनका। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो याद रखोगे। कलकत्ता हाईकोर्ट का तीनों क्लियर हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बर्न्स पीकॉक। बर्न्स पीकॉक। कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम भारतीय न्यायाधीश शंभुनाथ पंडित। और प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश पीवी चक्रवर्ती। कब बने थे ये? 1952 में। 1952 में, आजादी के बाद। इसके बाद पटना हाईकोर्ट याद रखोगे। पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चेम्बियर। सबको याद हो गया? ठीक है, पूरा नाम क्या था? एडवर्ड मेनार्ड। ठीक है, हाँ, एडवर्ड मेनार्ड। क्या था? डेस चेम्स। ठीक है, डेस चेम्स। ठीक है, चेमियर। ठीक है, ये था। ठीक है, तो हम लोग एक भी नाम में से कुछ भी याद रख गया, एडवर्ड चेमियर याद रख गया तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलो। तो कलकत्ता पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड मेनार्ड डेस चेम्स चेमियर। प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बताए थे कौन है? फजल अली। प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश फजल अली। ठीक है, फजल अली। ये 43 में बने थे ना, 43 से 40 तक। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, जो कि 1950 में बने थे, 50 से 52 रहे थे। और ये बने थे 1943 में, 46 तक रहे थे। ठीक है, क्या ये तीनों नाम सबको याद है? कल हम लोग इसका चर्चा किए थे। ठीक है, चलो। अब अगला है हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला। ध्यान देना, यहाँ गलती होता है। 2 महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट का तो सबको क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी मीरा फातिमा बीवी। ये सबको क्लियर है, बाकी तो और कोई है नहीं। ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट में कंफ्यूजन होता है। हाईकोर्ट में 2 महिला का नाम याद रखना है। एक है लीला सेठ और दूसरा है अन्ना चांडी। वहां क्या था? मीरा फातिमा बीवी और इंदु मल्होत्रा। लेकिन दोनों के नाम में बहुत गैप है ठीक है, इसलिए मिक्स नहीं होता है। लगता है कि इंदु मल्होत्रा जो है नई है और जो मीरा फातिमा बीवी बहुत पुरानी, क्योंकि सब कहीं ना कहीं सेटिंग में ये पढ़ा हुआ है लुसेंट में। ठीक है, इसलिए सबको याद है। यहाँ कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ का दोनों नाम ऊपर नीचे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे। अगर हाईकोर्ट की प्रथम न्यायाधीश पूछी गई है, ठीक है, प्रथम महिला न्यायाधीश, तब आंसर होगा अन्ना चांडी। क्या नाम होगा? अन्ना चांडी। तुम ढेर होशियार है ना। ठीक है, अगर हाईकोर्ट की प्रथम न्यायाधीश पूछी गई है, महिला न्यायाधीश, तो क्या नाम होगा?
अन्ना चांडी, ठीक है। अच्छा, अन्ना चांडी के बारे में पता नहीं तुम लोग कितना जानते हो। अन्ना चांडी जो थी, ये कोई छोटी मोटी, मतलब ऐसा नहीं कि खाली ऐसे ही बन गई थी, इनका वैश्विक स्तर पर नाम है। अन्ना चांडी, अगर हमारे डाटा को देखो, भारतीय डाटा को, तो विश्व में पहली जज बनने वाली महिला अन्ना चांडी है, ठीक है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दो, विश्व की पहली जज बनने वाली महिला है। लेकिन अन्य आधिकारिक स्रोत को मानोगे तो दूसरी जज है। कितनी है विश्व की? दूसरी। लेकिन भारतीय जो डाटा है उसमें हम लोग आधिकारिक रूप से यही मानते हैं। तो विश्व की प्रथम महिला जज कौन है? अन्ना चांडी। तो बहुत हल्के में ले रहा था, ठीक है। तो अन्ना चांडी 1937 में ये ट्रेवनकोर जिला न्यायालय जो है वहां पे ये जज बनी थी। और अगर हम लोग वैश्विक स्तर के डाटा को भी माने तो ये विश्व की कितनी होगी? दूसरी। और भारतीय डाटा को माने तो कितनी होगी? पहली। ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन है, अलग अलग स्रोत में अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो विश्व में इनका क्रमांक है, ये सोचो कि कितनी, मतलब उस समय में कितना मायने रखता होगा, ठीक है। वैश्विक स्तर पर ये जज बनने वाली है, ठीक है। तो याद रखोगे, भारत में प्रथम महिला जज भी अगर पूछा जाए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं दिया है, सिंपल प्रथम जज, महिला जज, तो आंसर क्या होगा? अन्ना चांडी। तो याद रखोगे, ये प्रथम भारतीय महिला जज भी है, ठीक है। अन्ना चांडी जो है प्रथम भारतीय महिला जज, ठीक है, ये भी याद रखना। ये प्रथम महिला भारतीय, ठीक है, भारतीय महिला जज है, ठीक है। और ये कब बनी थी? महिला जज कब बनी थी? 1937 केरल में, ठीक है। केरल 1937 में बनी थी, ठीक है। ट्रेवनकोर में। कहा बनी थी? ट्रेवनकोर। तो अब से केरल कर लोगे। अब सवाल ये उठता है कि हाईकोर्ट के रूप में जो ये जज बनी, ये कहां बनी थी? क्योंकि हाईकोर्ट में भी तो कहीं ना कहीं बनी होगी। ये सवाल बताओ, हाईकोर्ट में ये जज कहां बनी थी? तो केरल में ही। कहां बनी थी? केरल। केरल हाईकोर्ट में ही जज बनी थी। कहां बनी थी? केरल हाईकोर्ट, ठीक है। केरल हाईकोर्ट। जज कहां की बनी है प्रथम? केरल हाईकोर्ट। याद रखोगे, केरल हाईकोर्ट की जज बनी थी 1959 में। कब बनी थी? 1959। तो ब्रिटिश भारत में ही ये जज बन चुकी थी, ठीक है। 1937 में केरल में ही ट्रेवनकोर जिला न्यायालय में ये मुंशी पद पर नियुक्त हुई थी, और ऐसा होने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हो गई। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद ये आगे चल के हाईकोर्ट जज तक पहुंची। ऑब्वियस है ना, क्योंकि तुम न्याय प्रणाली देख ही रहे हो, जो अंदर गया वही तो आगे बढ़ेगा, दूसरा आदमी नया आ नहीं सकता। तो ये हाईकोर्ट जज भी बनी, ठीक है। कब बनी? 1959 में। इसके बाद दूसरा नाम तुमसे पूछा जाएगा कि वह महिला जो प्रथम किसी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी। समझ में आया? ये सिंपल न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है प्रथम, बल्कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है ये है लीला सेठ। क्या नाम है इनका? लीला सेठ। विक्रम सेठ को जान रहे हो? इन्हीं का बेटा है, ठीक है। विक्रम सेठ, हाँ, सुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय का लेखा विक्रम सेठ, ये इन्हीं लीला सेठ का बेटा है, ठीक है। तो लीला सेठ जो है ये भारत की प्रथम महिला मुख्य हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। याद रहेगा इतना सा? कहाँ की बनी थी अगर ये पूछा जाए तो? किस हाईकोर्ट का? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। तो याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की प्रथम भारतीय महिला हुई जो किसी हाईकोर्ट की, यानी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी। और ये बनी थी 1991 में। कब बनी थी? 1991, ठीक है। इतना सा याद रखना। फिर से रिपीट करते हैं कि भारत में पहली बार कोई महिला जज बनी, वो कौन थी? वो थी अन्ना चांडी। कहाँ की जज बनी? केरल के ट्रेवनकोर जिला न्यायालय में मुंशी पद पर नियुक्त हुई, यानी ये जज बनी, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? कौन है? लीला सॉरी अन्ना चांडी ही। कौन है? अन्ना चांडी ही। कब बनी थी? 1959 में। किस हाईकोर्ट में? केरल हाईकोर्ट में। अब अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला जो किसी हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी, अब क्या नाम होगा? सॉरी, लीला सेठ। किस हाईकोर्ट की? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ये मुख्य न्यायाधीश बनी। कब बनी? 1991। अब इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनसे एक और सवाल पूछा जाता है, क्या दिल्ली हाईकोर्ट की ये जज थी क्या? तो आंसर है हाँ। दिल्ली हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन है? वो भी है लीला सेठ। अब ऐसा नहीं कि हर एक हाईकोर्ट का तुम याद रखोगे, ये लीला सेठ से संबंधित इसलिए पूछा जाता है कि दिल्ली हाईकोर्ट की प्रथम महिला महिला न्यायाधीश कौन है? कौन है? लीला सेठ। दिल्ली हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ। आगे चल के लीला सेठ कहाँ की मुख्य न्यायाधीश बनी? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की। कब बनी? 1991 में, ठीक है। क्या ये पूरा पोर्शन क्लियर हुआ? नाम से एक बार रिलेटेड सारा चीज फिर से देख लेते हैं।
भारत का प्रथम हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट। 3 हाईकोर्ट बने थे, जिसमें सबसे पहले याद रखोगे कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बंस पीकॉक, ठीक है। प्रथम भारतीय न्यायाधीश शंभुनाथ, और प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश पीबी चक्रवर्ती, ठीक है। पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड मेनाडेस चेमियर, एडवर्ड चेमियर, हम लोग क्या याद रखेंगे, एडवर्ड चेमियर। प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने, फजल अली, जो कि 1943 से 46 तक रहे थे, यानी ये ब्रिटिश भारत में ही बन गए, ठीक है। तो आजाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, लक्ष्मीकांत झा, जो कि 1950 से 52 तक थे, ठीक है। अगर हाईकोर्ट के जज के रूप में महिला का बात किया जाए, तो प्रथम हाईकोर्ट जज महिला कौन थी, अन्ना चार्नी। किस हाईकोर्ट में, केरल हाईकोर्ट। कब बनी थी, 1959 में। अगर हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश महिला का बात किया जाए, तो लीला सेठ। किस हाईकोर्ट की, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। किस वर्ष, 1991। क्या लीला सेठ कभी दिल्ली हाईकोर्ट की जज थी, तो आंसर है हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज है, ठीक है। चलो आगे है भारत का प्रथम हाईकोर्ट जिसने बंद को असंवैधानिक करार दिया था। बंद समझते हो, क्या है ये बंद, हाँ भारत बंद, ठीक है। अक्सर तुम देखोगे ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित बंद होता है, इसमें किसी भी जनता का कोई योगदान नहीं होता है। जनरली जितना भी बंद होगा ये किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया जाता है। बोलोगे नहीं करता तो हम ही लोग के लिए, मूर्ख हो तुम जो ये सोचते हो तुम्हारे लिए किया जाता है। ये पार्टी अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए किया जाता है। भले ही मुद्दा तुम्हारा हो, ठीक है, मुद्दा तुम्हारा हो, पर वो तुम्हारे लिए नहीं होता है। अक्सर देखोगे बंद में मुद्दा किसी और से शुरू होगा और खत्म किसी और चीज पे होगा, ठीक है। लास्ट में वो होगा सरकार हटाओ, क्या होगा, सरकार हटाओ। मुद्दा स्टार्ट हुआ था किसी और चीज के लिए, भैया अच्छा तुमको क्या चाहिए, अभी एसएससी के लिए विरोध हो रहा है, स्टूडेंट को क्या चाहिए, सरकार बदलना है। किसी स्टूडेंट का ये विचारधारा होगा सरकार बदलो। हम भले तुमको बोल सकते हैं कि सरकार घटिया है इस वजह से ये हो रहा है, तो आने वाले समय में तुमको तुम्हारे गार्जियन को ये ख्याल होने चाहिए कि हमको सरकार में अच्छे आदमी को चुन के भेजना है। ये विचार है। पर क्या ये बच्चों का मांग हो सकता है क्या, बच्चों का क्या मांग है, एग्जाम फेयर लो, एक ही मांग है। सोचो कि ऐसा हालत हो गया है भारत देश का कि यहाँ पे फेयर एग्जाम करवा, नौकरी का तो छोड़ दो, एग्जाम बढ़िया से हो जाए इसका मांग बच्चा रोज कर रहा है। और आज 1-1.5 साल हो गया, अलग अलग जगह रेलवे एग्जाम से शुरू हुआ था ये कहानी, और रेलवे एग्जाम से लेकर अभी हर एग्जाम में जा रहा है। ये सोचो कि ये हालत पहुंच गया, ठीक है। सिर्फ फेयर एग्जाम हो, आप एग्जाम में धांधली मत कीजिए। और सरकार चिक कहती है करेंगे जो खाना खा लो, यही तो हुआ स्टेटमेंट, सरकार यही तो कह रही है, जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, ठीक है। कोर्ट में भी वही फैसला हो रहा है, भैया तुम लोग मूर्ख है जो विरोध कर रहा है, चुपचाप एग्जाम दो। भाई बीपीएससी वाले में तो यही हुआ, बोला इतना ज्यादा तुम लोग अंदर घुसोगे तो हो गया कहानी खत्म, ठीक है। क्वेश्चन एक्सपर्ट बनाते हैं, एक्सपर्ट जांच करता है, एक्सपर्ट ही उसमें सब चीज है। अब सोचो बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन गलत है, पर न्यायालय का कहना है कि एक्सपर्ट जांच करेगा, और एक्सपर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है, तुम लोग ढेर होशियारी मत दिखाओ अपना, जाओ चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, एग्जाम दो। सोचो कि ये हालत हो गया। तो बच्चों का ये कभी मांग नहीं होगा कि हमको सरकार बदलना, उसका मांग ये है कि एग्जाम फेयर हो। वैसे ही अब इसके विरोध में कोई पार्टी उतर जाएगा, वो दूसरे दिन क्या करेगा, भारत बंद, क्या करेगा, भारत बंद। अब इसमें जो विपक्षी पार्टी है वो सब समर्थन में आ जाएगा, सरकार का विरोध करेगा। फिर जब जो अभी सरकार में है ये उसको गलत सलत बोल के, उसके बाद जब ये विपक्ष में जाएगा ये भी वही नौटंकी करेगा, ठीक है। अभी तुमको लग रहा है कि जो सरकार में है बहुत बढ़िया है, तो जब वो विपक्ष में जाएगा तो देखना, यही जो सरकार में अभी है यही लोग कहने वाला था कि जीएसटी से घटिया कोई व्यवस्था नहीं है टैक्सेशन सिस्टम, और आने के बाद सबसे पहले क्या लागू किया, जीएसटी। सोच के देखो, यही विरोध करने वाला है कि क्योंकि जीएसटी का पहले बार जो विचार आया था वो कांग्रेस के समय में आया था, और इसी पार्टी का ये विचार था कि जीएसटी से घटिया कोई टैक्सेशन व्यवस्था नहीं है, और आने के बाद सबसे पहले लगा जीएसटी। तो ये हमेशा से होते रहा है, इसमें मत पड़ो। तो बंद जो होता है ये जनरली पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ही किया जाता है, किसके द्वारा, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। अब एक केस हुआ केरल में, ठीक है, केरल में एक केस हुआ 1997 में, ठीक है, 1997 में। कब केस हुआ, 1997 में। भरत कुमार नाम का एक आदमी था, क्या नाम था, भरत कुमार, ठीक है। इसने केरल राज्य सरकार के खिलाफ एक केस किया कि जो बंद है, इस बंद के कारण मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, और ये असंवैधानिक है। हाईकोर्ट में गया कि हाईकोर्ट, वहां केरल हाईकोर्ट इसको असंवैधानिक करार दे दिया। बोला बात तो सही बोल रहा है, ठीक है। अब बोलोगे ये तो गड़बड़ लग रहा है कि भारत में अगर विरोध करने नहीं दिया जाएगा तब तो मतलब क्या बोल सकते हो, डेमोक्रेसी खतरे में है। तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, अभी भी हमारे पास अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध क्या है हमारा, शांतिपूर्ण विरोध यानी प्रोटेस्ट जो कहते हैं,
वो शांतिपूर्ण हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंद तो जबरदस्ती होता है। हमको दुकान बंद नहीं करना है। अभी कुछ दिन पहले का चर्चा कर रहे हैं, पिछले साल का चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम चल रहा था, ठीक है, एग्जाम चल रहा था, और उस एग्जाम के दौरान शायद जदयू वाला या राजद वाला शायद किया था बंद वगैरह का आह्वान। एग्जाम चल रहा था मरवाड़ी कॉलेज में, ठीक है, और एग्जाम बंद नहीं किया था, एग्जाम चल ही रहा था। ये लोग घुसा और सब टेबल उबल सब बच्चा सबको बोला मारेंगे तुम लोग अगर एग्जाम दोगे तो, कॉपी किताब रख मतलब पेन रखो और निकलो यहाँ से, नहीं तो मार खाओगे सर। बच्चा को मारा तो किसी को नहीं, लेकिन बोर्ड तोड़ पे लाठी पटक रहा है, सब कर रहा है, सबको भगा दिया। एग्जाम उस दिन का कैंसिल हुआ। अब सोच के देखो कि कौन काहे के लिए बंद, जब नहीं हमको करना है तो नहीं करेंगे, आपका समर्थन जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे। लेकिन बंद में जबरन समर्थन लिया जाता है तुम्हारा। बंद करने का मतलब है हम आपके साथ हैं, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, यही तो बंद का मतलब। तो जबरन समर्थन लिया जाता है। इसी के खिलाफ भरत कुमार ने केस किया था और भरत कुमार उसमें जीत गया, ठीक है। तो याद रखोगे, अगर पूछा जाए कि किस हाईकोर्ट ने सबसे पहले यह फैसला दिया था कि बंद अवसंवैधानिक है, कौन सा हो जाएगा? केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट 1997 कब फैसला दिया था? 1997 किस हाईकोर्ट ने? केरल हाईकोर्ट ने। तो ये कौन सा था? भरत कुमार वर्सेस केरल। और सिर्फ यही नहीं, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट में केस किया, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मुहर लगाया, बोला बात सही है, बंद असंवैधानिक है, इसका संविधान में कहीं चर्चा नहीं है और ये होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि बंद से मूल रूप से हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का, आम लोगों का, जो बोल रहा है जो कर रहा है उसका अधिकार का चर्चा नहीं हो रहा है, वो सब तो लंपट है। आम लोगों का मौलिक अधिकार, क्योंकि यहाँ पे अधिकार दिए हुए हैं भारतीय नागरिक को, ना कि बंद करने वाले और टेररिस्ट और ऐसे लोगों को, ठीक है। तो भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, इस वजह से बंद क्या है? असंवैधानिक। तो याद रखोगे, सबसे पहले यह फैसला किसने सुनाया था? केरल हाईकोर्ट। इसके बाद बहुत सारे हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाया है। और आज के डेट में बंद क्या है? संवैधानिक या असंवैधानिक? तो बंद असंवैधानिक ही है। फिर भी तुम देखो, फिर भी देखोगे बंद का आह्वान होता है, अलग अलग पार्टी बीच बीच में बंद करते रहती है, ठीक है। चलो, हाईकोर्ट जिसका परिसर सबसे बड़ा है, किस हाईकोर्ट का परिसर सबसे बड़ा है? रिसेंटली 2000 परिसर का बात कर रहे हैं, क्षेत्राधिकार नहीं, ठीक है। अभी रिसेंटली 2023 में ये हाईकोर्ट परिसर बन के तैयार हुआ है, और ये झारखंड हाईकोर्ट। कौन सा हाईकोर्ट है? झारखंड हाईकोर्ट, ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट। इसका परिसर सबसे बड़ा है। परिसर मतलब जो बिल्डिंग है, क्या? हाँ, जो भी है, ठीक है, हम जाके तो कभी देखे नहीं है, जाओगे देखना, ठीक है। इसका जो बिल्डिंग बनाया गया है वो देश में सबसे बड़ा बिल्डिंग है। किसका? झारखंड हाईकोर्ट का। रिसेंटली बनाया, 2023 में बन के तैयार हुआ। तो किस हाईकोर्ट का परिसर सबसे बड़ा है? झारखंड, ठीक है। चलो, अब दो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको अच्छे से याद रखोगे। एक है एडिशनल जज और दूसरा है एडहॉक जज, ठीक है। तो याद रखोगे, हाईकोर्ट में एडिशनल जज और हाईकोर्ट में एडहॉक जज। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ क्या पढ़े हैं? एडहॉक जज, ठीक है, यानी तदर्थ न्यायाधीश। लेकिन हाईकोर्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशनल जज और एडहॉक जज। चलो, तो हमारे यहाँ प्रावधान है, वापस हमारे यहाँ प्रावधान है एडिशनल जज की नियुक्ति का। किसका है? एडिशनल जज, अतिरिक्त जज। जब केस अधिक हो जाए, जो कि ऑलरेडी है ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एडिशनल जज नियुक्त हो सकते हैं, यही है अतिरिक्त। इसी को, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में अगर ये पूछा जाए तो 224(1) में। कहा उल्लेख है इसका? 224(1) में। अतिरिक्त न्यायाधीश यानी एडिशनल जज का चर्चा, हाईकोर्ट के एडिशनल जज का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 224(1) में। ए नहीं, ए में अलग चीज है। 224(1) में क्या कहा गया है कि अगर केस लंबित हो, ठीक है, कब क्या जाएगा? जब न्यायालयों में मामलों की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए, लंबित नहीं, बढ़ जाए, बहुत अधिक हो जाए, ठीक है, उन केसों को निपटाने के लिए एडिशनल जज की नियुक्ति होगी। अगर पूछा जाए कौन करेगा, तो इनका पूरा प्रक्रिया वैसा ही होगा जैसे जजों की नियुक्ति होती है। कोई दिक्कत? हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्या किसी के सुझाव से करता है? आंसर है हाँ। मुख्य न्यायाधीश का सुझाव होना चाहिए, राज्यपाल का सुझाव होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावे वहां का चीफ जस्टिस का भी सुझाव होना चाहिए, फलाने राज्य का, फलाने हाईकोर्ट का, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया है। 224(1) के तहत हाईकोर्ट में अतिरिक्त यानी एडिशनल जज नियुक्त होते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इन्हीं लोगों के सलाह पर करते हैं, ठीक है। कब किया जाता है? जब न्यायालयों में मामलों की संख्या क्या हो जाए? काफी अधिक हो जाए। किसे किया जाएगा? यहां से याद रखना, अगर हम बोले कि अगर हाईकोर्ट के जज के समान ही सब चीज है, इसका मतलब उनके क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए? हाईकोर्ट जज के समान ही होना चाहिए। कोई भी वैसा व्यक्ति जो कि हाईकोर्ट के जज बनने का
क्वालिफिकेशन रखता है, यानी हाईकोर्ट में वो अधिवक्ता होना चाहिए कितने सालों के लिए, 10 वर्ष, या ना किसी न्यायिक पद पर होना चाहिए कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। तो वह हाईकोर्ट में जज भी बन सकता है और एडिशनल जज भी बन सकता है। लेकिन हाईकोर्ट के जो जज हम बोलेंगे वो अस्थाई जज होंगे। क्या होंगे, अस्थाई जज। वो अपना पूरा कार्यकाल पूरा करके ही रिटायर होंगे। और हाईकोर्ट के जजों का कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्ष की उम्र तक। कितना होता है, 62 वर्ष की उम्र तक। लेकिन ये जो एडिशनल जज होंगे ये अधिकतम कितने वर्षों के लिए नियुक्त होंगे, 2 वर्ष के लिए। याद रखोगे, एडिशनल जज और अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं और अधिकतम कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ये याद रखना, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि हाईकोर्ट के एडिशनल जजों का कार्य अवधि क्या होता है, क्या होता है, अधिकतम 2 वर्ष। अगर 6 महीना में केस खत्म हो जाएगा तो 6 महीना में इनको निकाल देगा, ठीक है। लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है, 2 वर्ष के लिए। कौन करेगा नियुक्ति, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत, 224(1) के तहत, ठीक है। क्या कोई दिक्कत एडिशनल जज में, नहीं। अब आते हैं एडहॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश। तो हाईकोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश की चर्चा की गई है अनुच्छेद 224(a) में। किसमें क्या गया है, 224(a). 224(1) में क्या किया गया है, एडिशनल जज। और 224(a) में क्या किया गया है, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज। दोनों एक ही है क्या, आंसर है नहीं, दोनों अलग अलग है, ठीक है। नियुक्ति कौन करेगा, कौन करेगा। अब तुम लोग लतिया दें पकड़ के, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही। अब यही बच्चा पढ़ा लिखा होने के बाद कैसे मूर्ख बनता है ये तुम लोग दिखाते हो, ठीक है। अभी एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा रखे हैं, सब चीज पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, वहां के मुख्य न्यायाधीश करते हैं राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे भी है। जिस भी हाईकोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होंगे वहां के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति। समझ में आया। तो कौन करेगा नियुक्ति, हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश किसके पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, ठीक है, पूर्व अनुमति से, ठीक है। याद रखोगे। कब किया जाता है, जब न्यायालयों में मामलों की संख्या बहुत लंबित हो, ठीक है। लंबित मामलों की संख्या काफी हो जाए। लंबित मामला किसको बोल सकता है, जो आज केस हुआ क्या कल के डेट में उसको लंबित कर देंगे, नहीं। जो कम से कम 5 साल से ऊपर हो गया है ऐसे मामलों को क्या कहते हैं, लंबित मामला। ऐसे लंबित तो जो साल भर से लंबित है वो भी लंबित ही हुआ। पर हम पुराना केस किसको कहेंगे, 10 दिन पुराना, 20 दिन पुराना, साल भर पुराना, इसको पुराना केस नहीं कहेंगे। 2-4 साल हो जाना चाहिए तो बोलेंगे पुराना केस। तो अगर केस ज्यादा हो गया है, ठीक है, केस ज्यादा हो गया है तो इन केसों के निपटारे के लिए क्या नियुक्त होते हैं, एडिशनल जज। पर लंबित केस ज्यादा हो गया यानी 5 साल पहले का, 10 साल पहले का केस काफी अधिक हो गया है, ऐसे केसों के निपटारे के लिए कौन नियुक्त होते हैं, एडहॉक जज। समझ में आया। तो एडहॉक जज की नियुक्ति कब की जाएगी, जब न्यायालयों में लंबित मामले अधिक हो या नियमित जजों की संख्या कम पड़ जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, एडहॉक जज। अगर केस काफी अधिक है तो उस केस के निपटाने तक हम क्या नियुक्त करेंगे, अतिरिक्त न्यायाधीश। क्या नियुक्त करेंगे, अतिरिक्त न्यायाधीश। ये दोनों एक ही जैसा पद है पर दोनों में हल्का सा अंतर है नियुक्ति तरीका में। काम तो दोनों एक ही करेगा। कि अभी मान लो 10 जज है, 10 जजों की आवश्यकता है, उसमें से मेरे पास 8 ही जज है, 2 जज नहीं है। तो 2 जज अगर नहीं है तो हम क्या नियुक्त करेंगे, एडहॉक जज। क्या नियुक्त करेंगे, एडहॉक जज। लेकिन मेरे पास 10 का 10 जज है पर केस बहुत अधिक है, हमको सॉल्व तुरंत करना है, तो हम क्या नियुक्त करेंगे, एडिशनल जज। समझ में आया। तो अगर जजों की संख्या कम है, अब हमको कोरम पुराना है, तो हम क्या करेंगे, एडहॉक जज का नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट में यही बताए थे कि कोरम अगर नहीं पूर रहा है तो हम क्या नियुक्त कर देंगे, एडहॉक जज। इनकी नियुक्ति भी सामान्यतः साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए होता है। इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, लेकिन 2-3 साल के लिए हो सकता है अधिकतम, ठीक है। दोनों के जो नियुक्ति प्रणाली है उसमें बदलाव है कि ये जो नियुक्त होंगे ये होने चाहिए हाईकोर्ट के क्वालिफिकेशन रखने वाले, ठीक है। लेकिन एडहॉक जज जो नियुक्त होंगे ये रिटायर्ड हाईकोर्ट जज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज। तो दोनों के नियुक्ति प्रणाली में बदलाव है, ठीक है। ये कौन होंगे, रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज, ठीक है। यानी ये वो हाईकोर्ट जज होंगे जिनका 62 वर्ष से अधिक उम्र हो चुका है, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनसे पूछा जाएगा क्या आप काम करना चाहते हैं अभी भी, आप अगर सक्षम है काम करने में तो आइए, आपको क्या नियुक्त करेंगे हम, एडहॉक जज। लेकिन अगर कोई फ्रेश आदमी है तो उसको एडहॉक जज नियुक्त नहीं किया सकता, उसको क्या नियुक्त किया जाएगा, एडिशनल जज। समझ में आ गया। तो अगर तुमसे पूछा जाए एक 15 साल से काम कर रहे अधिवक्ता को हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया, ये कैसा जज हो सकता है, एडिशनल जज या एडहॉक जज,
या दोनों? तो आंसर है एडिशनल जज। क्या होगा? एडिशनल जज। ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए एक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को वर्तमान में जज नियुक्त किया गया है, ये कैसा होगा? एडिशनल या एडहॉक? एडहॉक। बस प्रक्रिया को समझना है। समान रूप से इनको जो केस सौंपा जाता है वो 10 साल से ऊपर का केस होता है। क्या होता है? मतलब एक्सपर्टाइज है ना इनको, तो ये सामान्यतः 10 साल से ऊपर वाले केस है वो सौंपा जाता है। तो ऐसा कोई फिक्स गारंटी नहीं है कि 10 साल से ऊपर का केस, लेकिन सामान्यतः इसको मतलब इनको 10 साल से ऊपर जो केस रहता है, नहीं तो कम से कम 5 साल का ऊपर का केस इनको सौंपा जाता है। समान रूप से जब भी ये नियुक्त होंगे तो 10 साल से ऊपर वाले केस ही इनको पहला वो है, मतलब कौन पहला हम क्या करें, 10 साल से ऊपर वाला केस सौंप देंगे। अगर नहीं बचा है तो 5 साल से ऊपर वाले केस सौंपेंगे। लेकिन इनको ये याद रखना है कि सामान्य गतिविधि के लिए नहीं, हमारे पास अभी केस ज्यादा आ गया 1 साल, तो एक को एडहॉक जज नियुक्त कर लो, उसलिए ये नियुक्त नहीं होंगे। उसलिए क्या नियुक्त होंगे? अतिरिक्त। लंबित मामला काफी दिनों से बहुत अधिक केस चल रहा है, उसके लिए क्या नियुक्त होंगे? एडहॉक। समझ में आ गया? दोनों का नियुक्ति प्रणाली अलग अलग है। अतिरिक्त न्यायालय का नियुक्ति कौन सॉरी न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, परामर्श से, जैसे कि वहां करते थे। लेकिन यहाँ नियुक्ति कौन करेगा? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किसके पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। क्वालिफिकेशन भी दोनों का देख लिया। इनका कार्यकाल अस्थायी रूप से होता है, और कितने वर्षों के लिए? 2 वर्ष के लिए। क्या ये अस्थायी? क्या नहीं, ये भी अस्थायी है, लेकिन ये कितने दिनों तक रहेंगे इसका कोई निश्चित अवधि नहीं है। ये 2 से 3 साल तक समानता रह सकते हैं, लेकिन कोई निश्चित कार्य अवधि इनका नहीं है। अनुच्छेद देखोगे तो हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश का अनुच्छेद कौन सा है? 224 ए, और तदर्थ न्यायाधीश का 224 ए। ठीक है। और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट अगर तदर्थ न्यायाधीश बोला जाए तो 127। क्लियर हो गया पूरा मामला? बोलो। चलो, ये सारी चीजें हैं जो तुमको हाई कोर्ट से पढ़ने हैं। लगभग अब न्याय प्रणाली हमारा समाप्त हो चुका है। एक दो मामला, एक दो पॉइंट अगर और देखोगे तो कुछ निकलेगा, वो सब नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। लगभग सब चीज तुम्हारा खत्म हो चुका है। ठीक है। एक और चीज पूछा जाता है, जैसे मोबाइल कोर्ट। ठीक है। मोबाइल कोर्ट सबसे पहले ये विचारधारा किसने दिया था? ये हम लोग बीच में भी कभी कभी ये चर्चा हुआ था। मोबाइल कोर्ट समझते हो ना, घूमने वाला कोर्ट। तो सबसे पहले ये चर्चा, मतलब ये जो जिसका विचार है वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। किनका ये विचार है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। मोबाइल कोर्ट का विचार जो प्रस्तुत किया था, जिसके मन का ये विचार था, वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने मोबाइल कोर्ट का चर्चा किया था। और मोबाइल कोर्ट भारत में अगर पूछा जाए कब शुरू हुआ था, तो 2007 में। कब शुरू हुआ था? 2007। विचार किसका था? एपीजे अब्दुल कलाम का। 2007 में सबसे पहले ये हरियाणा से शुरू हुआ था मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट मतलब ऐसा होता है कि चलित न्यायालय कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और फिर वहां के मामलों को, छोटे मोटे मामलों को सुलझाएगा। समान रूप से ये उतने कार्यरत नहीं है, बहुत कार्यरत होते अगर इस पर सरकार बहुत ज्यादा, क्या बोल सकते हो, अटेंटिव रहती। तो ऐसे देखोगे जनरली ये सब पेंडिंग वाला मामला चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए तुमको पढ़ना है कि चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट मतलब ये मोबाइल मत समझ लेना जी, मोबाइल मतलब चलित। ठीक है। तो मोबाइल कोर्ट का परिकल्पना किसने दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। कब ये शुरू हुआ? भारत में 2007 में। कहां से शुरू हुआ? हरियाणा से ये सबसे पहले शुरू हुआ। ठीक है, इतना सा याद रखना। और बाकी अगर कुछ और होगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक?